कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है इन द प्रीवियस फ्यू वीडियोस. We did osmoregulation in plants, in animals, in terrestrial plants, of freshwater marine animals सब में. So अभी इस बुक में क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लेक्चर में मिस हो गए थे, we'll cover those. वो भी जब हम रीड करेंगे, रीडिंग में वो सब कवर हो जाएगा. So this is osmoregulation. तो osmoregulation balances the uptake and loss of water and solutes. Just as thermoregulation depends on balancing heat loss and gain, जैसे कि thermoregulation हम कहते हैं heat loss को और heat gain को, उसी तरीके से आपके पास body fluid में कितना chemical composition, body fluid में कितना solute and water concentration रहेगा, उसे आप osmoregulation कहते हैं. If water uptake is excessive, अगर water uptake बहुत ज़्यादा है तो animal cells क्या होंगे, उनमें फ्लडिंग हो जाएगी एंड दे विल स्वेल, यानी कि इसे आप टर्जिट भी कह सकते हो ऐसे सेल को, और इवेंचुअली वो बर्स्ट कर जाएगा क्योंकि एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती. तो सेल के बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप प्लांट सेल से कंपेयर करो, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो, तो इन कंपैरिजन of animal cell with plant cell ज़्यादा flexible होता है because of cell wall. So इसी तरीके से अगर water loss substantial है, अगर पानी बहुत ज़्यादा सेल से बाहर जा रहा है, so वहाँ पे water deficiency हो जाएगी और सेल shrink हो जाएगा and eventually it will die. ठीक है, dehydration की वजह से. So ultimately the driving force for the movement of both water and solutes in animals as in all other organisms is a concentration gradient. यानी कि एक एनिमल सेल में जो वाटर सॉल्यूट की मूवमेंट है वो बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है. अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमेशा वाटर विल मूव फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है एंड यू विल बी सॉर्टेड. यानी कि वाटर लव सॉल्यूट. ठीक है, और ये जो मूवमेंट होगी इन एनिमल सेल ये होगी अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है. देन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट, जिस प्रोसेस की वजह से होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, ऑस्मोसिस की, अब दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान से समझना है कि ऑस्मोसिस में हम कहते हैं कि वाटर की मूवमेंट हमेशा होती है ऑस्मोसिस में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे पानी हमेशा मूव करता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. दिस इज ऑस्मोसिस. या फिर आप इसको ऑस्मोसिस को और भी अच्छी तरीके से इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो कि ऑस्मोसिस क्या है, पानी की मूवमेंट फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ठीक है, एक ये भी तरीका हो सकता है. लेकिन ऑस्मोसिस क्योंकि पानी की मूवमेंट की बात हो रही है तो आप वाटर लेवल को स्टैंडर्ड मानते हुए बात करोगे, तो जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पानी का, तो वाटर मूवमेंट कैसे होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो ऑस्मोसिस इसीलिए आपके पास एक पैसिव प्रोसेस है. पैसिव यानी कि जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है. जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से पानी मूव करता है टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, एक होता है एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, जहाँ पे एटीपी यूज़ होगा, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो जैसे कि अगर आप सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल लो तो वहाँ पे चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. तो इसीलिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कैसे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट. ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोसिस. सो वाटर एंटर्स एंड लीव्स सेल्स बाय ऑस्मोसिस. पानी सेल के अंदर जाता है
across plasma membrane और osmosis के through which occurs when two solutions separated by a membrane। तो membrane अगर आप सेल की बात करो तो बाहर आपके पास interstitial fluid है जिसको आप प्लाज्मा फ्लूइड भी कहते हो, ठीक है। इसे आप इंटरस्टिशियल, देखो हर ये सेल्स हैं आपके पड़े हुए, ठीक है। इन सेल्स के दरमियान में ये जो स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी फ्लूइड, जिसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हो, दो नाम है, या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या तो बॉडी फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्मा फ्लूइड नहीं कहेंगे, आई एम सॉरी। तो ये फ्लूइड हमेशा सेल के बाहर रहता है। तो हमेशा चीज़ें जो मूव करती हैं वो इस थिन मेम्ब्रेन, यहाँ पे थिन मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन है और जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है, इन दोनों को स्टैंडर्ड मानते हुए चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पानी मूव करता है। चीज़ें का मतलब यानी कि पानी या सॉल्यूट, ठीक है। तो ये ओके, एक और चीज़ के आपके पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में कुछ सॉल्यूट हमने डाल दिया, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ठीक है। जितना सॉल्ट आपने डाला है एक सोल्यूशन में उसे आप ऑस्मोलैरिटी कहते हो। और प्रिसाइसली कैसे आप डिस्क्राइब करोगे इस टर्म को, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर यूनिट ऑफ सोल्यूशन कंसंट्रेशन। यानी कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि एक लीटर में, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लीटर लिया है मैंने यहाँ पे, 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें जितने भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे उसे हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी। मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन था, उसमें मैंने डाल दिया 3 मोल्स ऑफ NaCl। आप कोई भी और सॉल्यूट ले सकते हो अपनी पसंद का। तो यहाँ पे जो 3 है मेरे पास वो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। सो द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसी तरीके से ह्यूमन ब्लड एक सोल्यूशन है, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल्स यूनिट है ऑस्मोलैरिटी का, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, M मिली के लिए, ऑस्मोल पर लीटर। वेयर एज दैट ऑफ सी वाटर इज अबाउट 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आपके पास ब्लड है, ठीक है, आपके पास सी वाटर है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 होती है, 300, ठीक है। सी वाटर है तो जाहिर है सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट होगा, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी सॉल्ट की, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 1000। तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी इन कंपैरिजन विद सी वाटर वो तो बहुत कम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस जैसे पानी मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, वो ऑस्मोलैरिटी है। उसको मेजर करने का आपके पास जो यूनिट है वो ऑस्मोल पर लीटर है। उसके बाद ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इतनी होती है एंड सी वाटर की ऑस्मोलैरिटी, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड की आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सी वाटर जस्ट उन्होंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है कि अच्छा इस तरीके से इतनी ऑस्मोलैरिटी होती है आपके ब्लड की। एक और चीज़, इस चीज़ को आप अगर आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म कभी ना कभी पढ़ा हो, सो आप देखते हो कि ये अगर मेरे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले, ये पार्ट को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। एंड फॉर दोस्त जिन्होंने कभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, दिस एग्जाम्पल इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज ये हम आने वाली लेसन्स में क्लासेस में देखेंगे, एक्सक्रीशन पर जब हम आएंगे। पर इफ़ यू ऑलरेडी नो तो आप और भी मतलब ये एडिशनल एग्जाम्पल आपके लिए। एनीवेज, तो ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होता है जिनका काम कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन को, तो उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बिल्कुल एकदम जो किडनी है उसके मेड्यूला के इनर मेड्यूला के अंदर होता है उनका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो जो मेड्यूला है उसकी ऑस्मोलैरिटी, जैसे जैसे आप मेड्यूला के अंदर जाएंगे, जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, मेड्यूला के नीचे जाते जाएंगे, तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ब्लड की होती है मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी हो गई, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1200 के 1200 तक मैक्सिमम होती है। फिर दोबारा से यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो ये ऑस्मोलैरिटी दोबारा से कम होती जाती है, ठीक है। ये जो मैंने ऑस्मोलैरिटी लिखी है, ये मैंने ये जो यहाँ पे फ्लूइड, बाहर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है,
नेफ्रॉन के अंदर क्या है, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट है, और यही फिल्ट्रेट आगे जाके क्या इवेंचुअली यूरिन बनाता है। ये जो नेफ्रॉन के बाहर है, नेफ्रॉन के बाहर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ठीक है, इसकी ऑस्मोलैरिटी मैंने लिखी है यहाँ पे, सही है। नेफ्रॉन के बाहर ये ऑस्मोलैरिटी मेडुला के अंदर जैसे आप जाते जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी कम बढ़ती जाती है, दोबारा से आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। सो वहाँ पे भी हम एक टर्म का यूज़ करते हैं ऑस्मोलैरिटी का, तो वहाँ पे आपने पढ़ा हो ऑस्मोलैरिटी के बारे में। बाद में वो कहता है टू सोल्यूशंस विद द सेम ऑस्मोलैरिटी, अगर मेरे पास दो सोल्यूशंस है, दोनों की ऑस्मोलैरिटी क्या है, इक्वल है, तो उसे आप जहाँ पे भी वर्ड इक्वल का यूज़ आए आप आइसो वर्ड का यूज़ करेंगे, तो उन्हें हम आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में अगर एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल यानी कि उसमें पार्शियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो सब सॉल्यूट्स को तो नहीं अलाउ करेगी, लेकिन सेलेक्टिवली परमेबल है, कुछ कुछ सॉल्यूट्स उसमें से पास हो सकते हैं। सो अगर एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम इन दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान में लगाते हैं और ये इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली विल कंटिन्यूली क्रॉस, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इस मेम्ब्रेन को एट इक्वल रेट्स। अगर दोनों सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, दोनों के दरमियान में हमने यहाँ पे एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है जो इन सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रही है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो दोनों साइड पे क्या होगा, सेम होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ऑस्मोसिस रेट है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस, वो दोनों साइड पे, दोनों डायरेक्शंस में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों रेट डायरेक्शंस में क्या होगा, ऑस्मोसिस का रेट सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देयर इज़ नो नेट मूवमेंट, तो इसीलिए अगर आप बोलो नेट मूवमेंट क्या होगी पानी के मॉलिक्यूल्स की, तो वो ज़ीरो होगी, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है उतना ही यहाँ जा रहा है। तो इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं दोनों सेम ही कंसंट्रेशन रखते हैं, इस वजह से वाटर मूवमेंट नेट क्या होगी यहाँ पे, कुछ नहीं। हाँ, अगर दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस है, तो हमेशा समझ लो ये दो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, इसमें सॉल्ट क्या है, मैंने ज़्यादा सॉल्ट डाला है, और कंटेनर बी में सॉल्ट क्या है, कम है। दोबारा से ये मेम्ब्रेन है आपके पास, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं आपसे पूछूं अब कहाँ से कहाँ मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा, कुछ मूवमेंट इस तरफ होगी, कुछ मूवमेंट इस तरफ होगी, लेकिन नेट वाटर मूवमेंट वो होगी जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि वाटर लव सॉल्यूट, तो जहाँ पे सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट क्या है, कम है, वहाँ से पानी ज़्यादा मूव करेगा टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो जो नेट वाटर मूवमेंट होगी वो कंटेनर बी से कंटेनर ए में होगी, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। द सोल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे आप हाइपर ऑस्मोटिक बोलोगे, और जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है उसे आप हाइपो ऑस्मोटिक बोलोगे। तो जो नेट वाटर फ्लो होगा बाय ऑस्मोसिस वो हमेशा हाइपो ऑस्मोटिक सोल्यूशन से, यानी कि जहाँ पे सॉल्ट कम था, टू यानी कि कहाँ होगी, हाइपर, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा था, हाइपर ऑस्मोटिक वन में, रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन, ताकि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो क्या हो, कम हो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई ये तो दोनों सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, ये क्या होना चाहते हैं, ये दोनों का ज़िंदगी में एक ही मकसद है, ये दोनों आइसो ऑस्मोटिक होना चाहते हैं, कि दोनों तरफ क्या हो, सॉल्ट एक बराबर हो, दोनों तरफ जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफरेंस को ये कम करना चाहते हैं दोनों सॉल्यूट के लिए और वाटर के लिए। सो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइसोऑस्मोटिक क्या है। सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये है आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जहाँ पे आप ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर के बारे में पढ़ोगे। सो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को कवर कर लिया है। यहाँ पे जो पॉइंट हमने लेक्चर में मिस किया है, वील कवर दैट ओनली, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दिस वन।
एंड देन उसके बाद हम मरीन एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स, एंड देन लैंड एनिमल्स, ठीक है, एंड देन एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है। ओके।